कल हमने निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ध्रुवीय निर्देशांक एवं ध्रुवीय निर्देशांक एवं कार्तीय निर्देशांक में संबंध के बारे में अध्ययन किया था। आज हम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। तो पहले मैं एक दो सवाल ध्रुवीय निर्देशांक से लेता हूं। ये ध्रुवीय निर्देशांक है हमारे पास 4 120 डिग्री। इसके लिए हमें ग्राफ तैयार करना है। इसको हमको चित्र के द्वारा दर्शाना है। ये ध्रुवीय निर्देशांक है, इसको हमको चित्र के द्वारा दर्शाना है। तो आप ध्रुवीय निर्देशांक में जानते हैं कि ध्रुवीय निर्देशांक होता है आर और थीटा। आर क्या बताता है? दूरी को, और थीटा क्या है? कोण है। तो यहाँ पे इसको आलेखित करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक प्रारंभिक रेखा लेते हैं। सबसे पहले हम एक प्रारंभिक रेखा लेते हैं OX, जहां की O क्या है? मूल बिंदु है। O क्या है? मूल बिंदु है। और देखिए यहाँ पे कोण कितना डिग्री है? 120 डिग्री है। कोण 120 डिग्री है। तो सबसे पहले हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। 120 डिग्री, ये देखो यहां से ये कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो 120 डिग्री का कोण जो होगा इसके आगे होगा। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम इसको मेजर करके बनाएं। हम एक अंदाज से बना रहे हैं। मतलब ये देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक ये कितना बनेगा? ये 90 बनेगा। और 120 डिग्री का कोण जो होगा वो इसके आगे ही होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं, ये इतना ले लेते हैं हम। ये हो गया, ये हमारा हो गया 120 डिग्री का कोण हो गया। हमने एंगल को पहले बना लिया। अब उसके बाद देखिए हमारा जो बिंदु है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है? 4 इकाई के दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? 4 इकाई के दूरी पे है। तो हम 4 इकाई लेंगे। 4 इकाई है, वो कुछ भी हो सकता है उसका इकाई। तो यहां से हम 4 इकाई अपने हिसाब से मान लेते हैं। 1 2 3 और ये 4, ये यहां पे ले लिए, ये P। 4 इकाई ये हो गया 4 और 120 डिग्री। ये इसकी स्थिति यहां पे होगी, इसकी स्थिति यहां पे होगी। ये दूरी हो गया 4, और ये जो आधार रेखा से, प्रारंभिक रेखा से ये कितना कोण बना रहा है? 120 डिग्री का। इस तरीके से हम उसको दिए गए बिंदु को आलेखित कर सकते हैं। अब एक आध और सवाल देखते हैं हम। ऋण 2 और 30 डिग्री, ऋण 2 और 30 डिग्री। इसको हमें आलेखित करना है। इस बिंदु को हमें दिखाना है। ये ध्रुवीय निर्देशांक है, इसे हमें दिखाना है कि इसकी स्थिति कहां पे होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोण को बनाएंगे। कोण धनात्मक किधर होता है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। किधर घूमने पे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में धनात्मक और क्लॉकवाइज में ऋणात्मक। इधर ये आधार रेखा है, ये हमारा आधार रेखा है। इधर जाएंगे तो कोण हमारा क्या बनेगा? धनात्मक। और इधर आएंगे तो इधर धनात्मक, ये धनात्मक, और इधर क्या होगा? ऋणात्मक। घड़ी की दिशा में अगर हम घूमेंगे तो ऋणात्मक कोण होगा,
और घड़ी की दिशा के विपरीत अगर जाएंगे तो कोण क्या होगा, धनात्मक, उसी को हम धनात्मक लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण हमारा धनात्मक है, धनात्मक कोण है। तो इसको दिखाने के लिए, इसको आलेखित करने के लिए सबसे पहले हम एक प्रारंभिक रेखा खींचते हैं, OX प्रारंभिक रेखा। कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। तो आप जानते हैं लगभग 90, यहाँ पे 90 होगा, ये 90 आएगा, और लगभग ये 45 होगा, 45 उसका हाफ। तो 30 डिग्री इससे कम ही होगा, इससे कम होगा। तो ये हम एक अंदाज से ले लेते हैं, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब यहां पे हम देखते हैं ये 30 डिग्री का कोण बन चुका है, ये 30 डिग्री कोण बन गया। लेकिन जो बिंदु है वो कितने दूरी पे है, ऋण 2 दूरी पे है, ऋण 2 दूरी पे है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे धन होता तो हम इधर लेते, धन होता तो हम इधर लेते। अब ये जो यहां पे ये बिंदु इधर होता, धनात्मक होने से, दूरी अगर धनात्मक होता इधर होता, चूंकि ऋणात्मक है तो इधर हम ये दो दूरी, 2 इकाई पे ले लेते हैं दूरी। लेकिन हमें किधर जाना है, विपरीत दिशा में जाना है। किधर जाना है, इसी के विपरीत दिशा। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, कितना, जितना ये 2 इकाई है, 2 इकाई आप विपरीत दिशा में जाओगे और ये यहाँ पे आपको प्राप्त होता है, ये बिंदु, ये P, ये इसकी स्थिति यहाँ पे आएगी, ऋण 2 और कितना, 30 डिग्री। कोण को पहले देखिए, कोण धनात्मक है कि ऋणात्मक है। उसके बाद फिर उसके दूरी पे आइए, दूरी धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो ये हो गया ऋण 2, 30 डिग्री। अब दोनों ऋणात्मक वाले लेते हैं, कोण भी ऋणात्मक है, दूरी भी ऋणात्मक है। ऋण 4 और ऋण 45 डिग्री, इसको हमको आलेखित करना है। ये जो निर्देशांक दिया है उसकी स्थिति दिखाना है कि कहां पे उसकी स्थिति आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रारंभिक रेखा लेते हैं। क्या लेते हैं हम, प्रारंभिक रेखा लेते हैं। ये प्रारंभिक रेखा लिया हमने। कोण धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कोण ऋणात्मक है। तो हम किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। हम क्लॉकवाइज जाएंगे, इधर ये कोण इधर आएगा, 45 डिग्री हमको बनाना पड़ेगा। अभी हम अंदाज से ले रहे हैं 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री कोण आ गया, ये मान लेते इसको, ये 45 डिग्री। ये अब देखिए दूरी भी ऋणात्मक है, दूरी भी क्या है, ऋणात्मक है। कितना इकाई है, 4 इकाई, 4 इकाई है। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे और हम 4 इकाई इधर लेंगे, 4 इकाई इधर नापेंगे ऋणात्मक होने के कारण। इधर 1 2 3 4 हम मान लेते हैं। हमने मान लो ले लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये यहां पे ले लिए, हम मान लेते हैं यहां पे ये 4 इकाई दूरी इतना है, इतना दूरी 4 इकाई है। तो ये बिंदु P यहां पे आ गया। तो ये हो जाएगा ऋण 4 और ऋण 45 डिग्री।
इसको हम नाम दे सकते हैं, ये रेखा को OS नाम दे दिए इसको OS। इस तरीके से इसको भी आप कुछ नाम दे सकते हैं। और जितना इधर 4 इकाई होगा, चूंकि ऋणात्मक है, ऋणात्मक होने के कारण हम इसके विपरीत दिशा में जाएंगे। तो इस प्रकार से ये ध्रुवीय निर्देशांक से संबंधित कुछ आलेखन हमने अध्ययन किया। इसके पश्चात मैं अब आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्नावली से कुछ प्रश्न ले रहा हूं। ये जो अभी हमने हल किया ये उदाहरण के थे प्रश्न, अब प्रश्नावली के कुछ प्रश्न मैं ले रहा हूं। प्रश्न देखिए, x अक्ष में स्थित मूल बिंदु से x अक्ष में स्थित x अक्ष में स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित, मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित, 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। x अक्ष में स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये देखिए, हम पहले अक्ष लेते हैं, निर्देशांक समतल x o x डैश, ये x अक्ष हो गया और ये हो गया हमारा y अक्ष हो गया। और वैसे भी कल हमने पढ़ा है, ये हमारा प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, x अक्ष में स्थित मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है हमारा, ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित, कितने इकाई दूरी पर, 4 इकाई। हम अंदाज से ले लेते हैं, इसको 1 मान लिया हमने, 1 2 3, ये 4, ये 4 इकाई। बिंदु यहां पे है, बिंदु यहां पे है, 4 इकाई की दूरी पे है बिंदु, तो उसका निर्देशांक क्या होगा। तो कल हमने पढ़ा था कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसकी कोटि क्या होती है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे होती है तो उसकी कोटि क्या होती है, 0 होती है, उसकी कोटि क्या होती है, 0। हम ये बिंदु तो यहाँ पे, हम y दिशा में कहाँ दूरी नापेंगे, y दिशा में हमको दूरी नापने का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। आप ऐसा भी देखिए इसको, और वो हम जान भी चुके हैं कि x अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसकी कोटि क्या होती है, 0 होती है। कोटि का मतलब y निर्देशांक से है, कोटि का तात्पर्य किससे है, y निर्देशांक से। तो जब हम निर्देशांक लिखते हैं छोटे कोष्टक के अंदर, तो पहले हम कौन सा निर्देशांक लिखते हैं, x निर्देशांक लिखते हैं। कौन सा निर्देशांक लिखते हैं, x निर्देशांक। x निर्देशांक क्या बताता है,
मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश दूरी को बताता है। मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश दूरी को बताता है। तो कितना दूरी आएगा यहाँ पे? x अक्ष में कितने दूरी पे है? x अक्ष में कितने दूरी पे है? 4 इकाई की दूरी पे है। कितनी इकाई की दूरी पे है? 4 इकाई की दूरी पे। 1 2 3 4, ये प्रश्न में लिखा हुआ भी है। x अक्ष में स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर, ये देखिए, ये 4 इकाई दूरी पर। तो बिंदु कहां पे स्थित है? x अक्ष पे स्थित है। कितनी दूरी पे स्थित है? मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित है। तो और हम ये जानते हैं कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित होता है तो उसकी कोटि क्या होती है? 0 होती है। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4 और क्या होगा? 0 होगा। अब इसको आप सीधे सीधे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने पूरा इसको चित्र के द्वारा, पूरा ग्राफ के द्वारा इसको हमने दिखाया। ये सब प्रश्नों को आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्राफ कॉपी में इसको सॉल्व करने से और ज़्यादा इसमें क्लियर हो जाता है। अब इसके पश्चात एक प्रश्न और हम देखते हैं। y अक्ष में स्थित, y अक्ष में स्थित मूल बिंदु से ऋण 3 दूरी पर मूल बिंदु से ऋण 3 दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बताइए। दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बताइए। देखिए, ये प्रश्न का जो आंसर है हम ऐसे ही बता सकते हैं, मौखिक बता सकते हैं, लेकिन इसको हम ग्राफ के द्वारा दिखा रहे हैं। ये पहले हम अक्ष ले लेते हैं। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। हमारा बिंदु कहाँ पे स्थित है? y अक्ष में स्थित। ये मूल बिंदु हो गया हमारा। y अक्ष में स्थित मूल बिंदु से ऋण 3 दूरी पर, कितनी दूरी पर? ऋण 3 दूरी पर। y अक्ष का धनात्मक दिशा ये होता है, ये y अक्ष का धनात्मक दिशा होता है और ये जो होता है y अक्ष का ऋणात्मक दिशा होता है। कितनी दूरी पे बोल रहे हैं? ऋण 3 की दूरी पे। तो ये हम मान लेते हैं ये इतना दूरी 1 है, ये ऋण 1, ये ऋण 2 और ये ऋण 3। ये यहाँ पे है, यहाँ पे बिंदु यहाँ पे है। तो इसका हमें निर्देशांक बताना है। और आप जानते हैं कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित होता है तो उसका भुज क्या होता है? उसका भुज 0 होता है। उसका भुज क्या होता है? 0 होता है। केवल इसमें y दूरी रहता है, x दूरी नहीं रहता।
x दूरी किधर होगा, जब बिंदु इधर होगा या इधर होगा तब हम x दूरी नापेंगे ना। तो यहाँ पे x दूरी तो कहाँ से नापेंगे, x दूरी नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 0 और क्या होगा, ऋण 3 होगा। इसका जो निर्देशांक होगा वो 0 और ऋण 3 होगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम। एक वर्ग के विकर्ण, एक वर्ग के विकर्ण निर्देशाक्षों के संपाती है, के संपाती है। यदि वर्ग की भुजा, यदि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा a इकाई हो तो, a इकाई हो तो शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग के विकर्ण, वर्ग, वर्ग का तात्पर्य एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वो वर्ग कहलाता है। एक वर्ग के विकर्ण निर्देशाक्षों के संपाती है। हम यहां पे अक्ष लेते हैं, पहले x अक्ष और ये y अक्ष। वर्ग के विकर्ण कहां पे हैं, ये अक्ष पे हैं। वर्ग के जो विकर्ण हैं वो अक्ष पे हैं, अक्ष के संपाती हैं। तो ये हमारा वर्ग है, A, B, C और D। इसके शीर्ष हो गए A, B, C, D। और यहां पे हमें दिया है
वर्ग की भुजा a इकाई हो, इसकी भुजा a इकाई, भुजा की लंबाई a दिया है हमें, ये हम लेते हैं a, ये भी a होगा, a भी a होगा और a भी होगा a। ये इसके विकर्ण हो गए, देखिए AC और BD इसके विकर्ण हो गए। ये हमको यहाँ पे दिया है कि जो इसके विकर्ण हैं, एक वर्ग के विकर्ण निर्देशाक्षों के संपाती हैं। मतलब विकर्ण किस में आ रहे हैं? अक्षों में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? अक्षों में। जैसे ये दो विकर्ण होते हैं, ये वर्ग है, ये जैसे ये हमने लिया वर्ग ABCD, एक विकर्ण होगा हमारा AC और दूसरा विकर्ण BD। तो ये देखिए विकर्ण AC हमारा कौन से अक्ष पे आ रहा है? X अक्ष पे आ रहा है, उसी पे है, संपाती का मतलब उसी पे होना। और दूसरा विकर्ण हमारा क्या है? BD है, वो कौन सा अक्ष पे आ रहा है? Y अक्ष पे आ रहा है। ये ऐसा हमें प्रश्न दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे हमें शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये शीर्ष हैं A, B, C और D, ये शीर्ष हैं, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, और हम यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसका भी प्रयोग यहाँ पे होगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारा ये ABD में देखिए, पहले मैंने बताया कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होता है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है प्रत्येक कोण। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। तो अब मुझे ये बताएंगे, ये देखिए ये जो कोण होगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण A है, ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी 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 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब ये देखते हैं, ये हमारा BDA, ये देखिए ये क्या हो जाएगा? कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे हम ये जैसे ये 90 डिग्री का कोण है, ये देखिए त्रिभुज में ABT, ये त्रिभुज है, ये 90 अंश कोण यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप जानते हैं 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। वो क्या होती है? कर्ण। 90 डिग्री की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये कर्ण हो जाएगा हमारा, ये BD क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। और ये दो अन्य भुजाएं होंगी। तो हम पाइथागोरस प्रमेय को हम इस तरीके से भी कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पहले हम क्या करते हैं? ये लंबाई निकाल लेते हैं, ये लंबाई निकाल लेते हैं हम BD, ये विकर्ण निकाल लेते हैं। और ये विकर्ण की लंबाई, इसमें क्या होगा? विकर्ण की लंबाई क्या होता है? वर्ग के अंदर उनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, उनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अगर हम BD निकाल लेते हैं, वही क्या होगा? AC होगा। और एक प्रॉपर्टी और हम जानते हैं कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो विकर्ण है BD, AC को दो बराबर भागों में बांटेगा, और AC जो है वो BD को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम इस त्रिभुज पे आते हैं, हल हम लेते हैं इसका
तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में देखते हैं बी डी ए में, यहां पे हो जाएगा बी डी का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा बी डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन ए डी का वर्ग, ये होगा बी डी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग धन ए डी का वर्ग होगा। अब यहां पे देखिए बी डी का वर्ग बराबर ए बी कितना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ए है, ए बी हम यहाँ ए रख देते हैं, ए स्क्वायर, और ए डी कितना है, ए स्क्वायर। देखो हमको यहां पे इनका निर्देशांक बताना है, ए का निर्देशांक बताना है, तो हमें ये दूरी का जानकारी होना जरूरी है ना कि ये मूल बिंदु से एक्स अक्ष में कितने दूरी पे है, ये दूरी हमको जानना जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसका निर्देशांक बताना है, बी का निर्देशांक बताना है, तो हमें यहां से यहां तक की दूरी को जानना जरूरी है। सी का निर्देशांक बताना है, तो हमें यहां से यहां तक की दूरी जानना जरूरी है। हमें डी का निर्देशांक बताना है, तो हमें ये दूरी जानना जरूरी है, इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बी डी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा बी डी बराबर ये वर्गमूल 2a स्क्वायर। अब यहां पे देखिए a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, a वर्गमूल 2, ये निकल गया, किसकी लंबाई निकल गया, बी डी की। किसका लंबाई निकला, बी डी की लंबाई निकला। जितना बी डी का लंबाई होगा उतनी लंबाई किसकी होगी, ए सी की, क्योंकि विकर्ण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। विकर्ण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बी डी बराबर क्या होगा, ए सी, बी डी बराबर ए सी। देखिए यहां पे जबकि बी डी बराबर ए सी, दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं और हमने विकर्ण की लंबाई कितना निकाला, ये निकाला हमने a√2 निकाला, ये हमने निकाला a√2 निकाला, ये विकर्ण की लंबाई निकाला। अब देखते हैं यहां पे, अभी हमने ये आपको बताया है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, एक विकर्ण दूसरे को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। ये लंबाई देखिए, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है लंबाई, a वर्गमूल 2 है, a वर्गमूल 2 है, ये लंबाई a वर्गमूल 2 है। अब ये भाग और ये भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भाग और ये भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए यहां पे OA बराबर OC, ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये किसका आधा होगा, ये आधा किसका होगा, ये AC का आधा होगा। किसका आधा होगा, AC का, AC का ये हाफ होगा, क्योंकि ये भाग और ये भाग आपस में
बराबर होंगे तो ये जो भाग है और ये भाग AC का हाफ होगा। अब यहां पे देखते हैं हम, OA बराबर A वर्गमूल 2/2 हो जाएगा, AC का हाफ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम A वर्गमूल 2, ये 2 के स्थान पे, ये 2 के स्थान पे 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 क्या हो गया, कट हो गया, काट दिया उसको हम, हमें क्या मिला, A बटा वर्गमूल 2 प्राप्त हुआ। OA बराबर A बटा वर्गमूल 2, OA बराबर, और OA बराबर OC, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए OC बराबर भी हमें कितना मिलेगा, A बटा वर्गमूल 2 मिलेगा, A बटा वर्गमूल 2 मिलेगा। और आप जानते हैं कि विकर्ण समान है और एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये दूरी OB और OD ये भी आपस में क्या होगा, ये भी आपस में बराबर होगा, वो भी हमें इतना ही प्राप्त होगा क्योंकि विकर्णों की लंबाई समान होती है। तो ये हो जाएगा OB बराबर OD, OB बराबर OD इज इक्वल टू A अपान √2। ये दोनों समान होंगे और इसके बराबर होंगे, ये दोनों समान होंगे और इसके बराबर होंगे। अब हमें यहाँ पे बिंदु A के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हमें ये दूरी चाहिए, O से लेकर A तक की दूरी चाहिए। बिंदु A कौन सा अक्ष पे स्थित है, X अक्ष पे स्थित है। X अक्ष पे स्थित है, उसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी। कोटि क्या होगी, शून्य होगी। हम इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बिंदु है वो धनात्मक दिशा में है कि ऋणात्मक दिशा में, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, और कौन से अक्ष पे है इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए इसका निर्देशांक हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये हो गया A अपान √2, A अपान √2, और ये X अक्ष में स्थित है इसलिए इसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी। और ये देखो ये बिंदु B, ये बिंदु B की कौन सा अक्ष पे है, Y अक्ष पे स्थित है, और कौन सा दिशा में है, धनात्मक दिशा में। जब कोई बिंदु Y अक्ष पे स्थित होती है तो उसकी भुज क्या होती है, शून्य होती है। भुज क्या होती है इसकी, शून्य। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 और A अपान √2, ये इसका निर्देशांक होगा। अब यहां पे देखिए C कौन सा अक्ष पे है, C X अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, ये ऋणात्मक दिशा है, और ये X अक्ष पे स्थित होने के कारण इसका जो Y निर्देशांक होगा, इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। इसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ पे ये इसका जो निर्देशांक हो जाएगा -A अपान √2, और ये होगा 0 होगा। माइनस क्यों, ऋणात्मक दिशा में होने के कारण। और फिर ये जो बिंदु D है ये कहाँ पे स्थित है, Y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में स्थित है, Y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में स्थित है। तो ये इसका निर्देशांक, चूंकि ये Y अक्ष पे स्थित है, अगर कोई बिंदु Y अक्ष पे स्थित होता है तो उसकी भुज का निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। भुज का निर्देशांक शून्य होता है, ये हो जाएगा 0। और चूंकि Y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में स्थित है इसलिए इसका
निर्देशांक होगा 0 और -a/√2 होगा। ये इस प्रकार से ये चारों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हो गए। हमने क्या किया, हमने पहले एक डायग्राम बना लिया। उसके बाद ये जो त्रिभुज है BDA, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने विकर्ण की लंबाई निकाला, BD की लंबाई निकाला। और पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी कोण को लेके पढ़ते हैं तो हम लंब और आधार वहां पे ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे हम कैसे बोलते हैं उसको? किसी समकोण त्रिभुज में ज्यामिति में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ऐसे उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोण नहीं है, यहाँ पे न्यून कोण हम किसी को ले नहीं रहे यहाँ पे, तो ऐसा इसको बोलेंगे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको हमने लगाया और इसको लगा के हमने क्या किया, विकर्ण की लंबाई निकाला, BD की लंबाई निकाला। और चूंकि ये वर्ग है और वर्ग में विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होती है? समान होती है। जितनी लंबाई AC की है उतनी लंबाई किसकी होगी? BD की होगी। तो हमने पहले किसकी लंबाई निकाला? BD की लंबाई निकाला। अब BD की लंबाई निकाला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे विकर्ण, इसलिए a/2। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो दूरी है, प्रॉपर्टी हमने बताया था कि विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि ये विकर्ण AC है, इसको BD क्या कर रहा है? दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो OA जो होगा AC का आधा होगा और OC भी क्या होगा? OC भी AC का आधा होगा। तो हम AC की लंबाई में 2 का भाग करके हमने वो OA और OC ज्ञात कर लिया। और ये सब दूरियां आपस में क्या होंगी? समान होंगी। और इस तरीके से हमने यहाँ पे ये चारों शीर्षों के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। तो आज हमने निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ सवाल हल किए और इसी के साथ आज का हमारा यह कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।